हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर आई। अडानी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है इंडिया का। उन्होंने एक एमुनेशन जो कॉम्प्लेक्स है उसको बनाया है। और वो क्या है, उसमें मिसाइल्स और एमुनेशंस बनेंगे, लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो आपको बताना है कि लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। क्या-क्या करेंगे योगीनाथ जो सीएम है, उन्होंने इसको बनाया, मतलब इसकी इनॉग्रेशन की, और उसके साथ जनरल मनोज पांडे भी मौजूद थे। क्या कह रहे थे? बालाकोट स्ट्राइक जिस दिन हुए थे उसी दिन इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। यूपी के सीएम हैं योगीनाथ, और वहाँ पे इसको ये बनाया गया। तकरीबन 500 एकड़ से ज़्यादा है, लेकिन पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारी चीज़ें बनेंगी। इंडिया की कौन-सी ज़रूरियात इससे पूरी होंगी और कौन-सी नहीं, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है जी किस चीज़ की? बात हम इस वक़्त कर रहे हैं, एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, और वो है इंडिया के हवाले से। वहाँ पे क्या हो रहा है? यानी जिस जिस तरह वो बाकी चीज़ों में मतलब ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने अपने डिफेंस साइड को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। और वहाँ पे ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट सेक्टर उसमें काम कर रहा है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का ये पहला इतना लार्ज स्केल उसकी एक पार्टिसिपेशन है। मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, या इस तरह के बाकी ग्रुप्स हों, उनका एक बड़ा रोल है। टाटा ग्रुप है डिफेंस में भी, और बाकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी उनका रोल किसी से ढका छुपा नहीं है। खैर, इसकी डिटेल में हम जा रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या हो रहा है। वो आपको बताते हैं। वैसे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं सीएम और यूपी, और उसके साथ जनरल मनोज पांडे जो है उनके साथ मौजूद हैं। और ये जो अडानी डिफेंस वाई एरोस्पेस इज इन्वेस्टेड ओवर रुपीज 3000 करोड़ in the factories that are spread over 500 acre and will manufacturing full spectrum of ammunition. अच्छा, इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? यानी ये कंप्लीट एक रेंज बनाई गई है कि ये सारा कुछ हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही होती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के या उनके सब्सिडरीज़ आप उनको कह सकते हैं, बल्कि कह नहीं सकते, वो हैं, उनके अंडर वो काम करते हैं। और कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके की कोई चीज़ हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। खैर एनीवे, तो ये चीज़ करेंगे। यहाँ पे एक मतलब जिसे कहते हैं कटिंग एज फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, और ये अपने तरस की पहली प्राइवेट सेक्टर की इतनी बड़ी पार्टनरशिप है। ये 3000 करोड़ एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा पैसा है। अच्छा, वो कहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, और वो खासतौर जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएँगे। अच्छा जी। वहाँ पर क्योंकि सीएम यूपी, और उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे भी वहाँ पे थे। वो कह क्या रहे थे? द अनवीलिंग ऑफ द फैसिलिटीज coincided with the fifth anniversary of the Balakot strikes, ऑपरेशन बंदर। यानी वो कह रहे हैं कि ये उसका जो एक एयर स्ट्राइक किया था इंडिया ने, पाकिस्तान का इलाका था खैबर पख्तूनख्वा का बालाकोट, वहाँ पर, तो कहते हैं कि उस दिन इसको इनॉग्रेट किया गया। यानी एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी कि इंडिया इस तरह की चीज़ों को रखता है, मतलब प्रॉपर इस दिन, या यानी ये वाली चीज़ें कि बताना कि भई हमने इस दिन ये वाली चीज़ें कर दी। एक चीज़ एक और कहना चाहूँगा कि हम जंगों का वो दिन मनाते हैं जी, 6 सितंबर हम मनाते हैं। 1965 में जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया, या फिर इस तरह की और कुछ चीज़ें हुई। तो पाकिस्तान भी इस तरह की वो कर रहा होता है एक-दूसरे को, मतलब बताना भी शायद कहते हैं कि होना होता है। लेकिन
क्या वाक़ई में जब हम इस तरह की जंगें या कुछ चीज़ करके या लड़े, तो उसके बाद से हमने मतलब आगे चीज़ें जो कि मतलब जिस तरह का ये सेटअप है, नो डाउट मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करती है। बट ये वाला जो सेटअप है ये काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा है। ये क्या करेगी? वो आपको बता देते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग है, ये जो खाली राउंड्स बनाएँगे दैट विल बी 150 मिलियन राउंड्स, ठीक है? ये एस्टिमेटेड है। जो एनुअल रिक्वायरमेंट्स है इंडिया की, उसका 25% सिर्फ़ ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा करेगा। यानी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सेल्फ रिलायंस की तरफ ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, डिफेंस में भी सबको ज़रूरत होती है डिफेंस की। वो पाकिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो, चीन हो या कोई और कंट्री हो और अनफॉर्च्यूनेटली हमारे और इंडिया के दरमियान हालात भी ज़्यादातर ख़राब ही रहे हैं। इस वजह से भी ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि हाँ, भई हमारे पास इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। वो फाइटर जेट हो, वो आर्टिलरी हो, टैंक्स हो या कोई और टेक्नोलॉज़ी जो एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर फ़ोकियत हो। हमें हमें एक एज हासिल हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम ये कहते हैं इसका कोई मतलब लाज़मी-सी बात है कि इसका कंपैरिज़न नहीं है कि अगर इंडिया का डिफेंस का 25% जो एमुनेशन है, उसको अगर ये पूरा करता है, तो नो डाउट ये एक बड़ा सेटअप है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ सेल्फ रिलायंस की है। अगर आप सेल्फ रिलायंस की तरफ आते हैं कि आप जो इंपोर्ट्स करते हैं, जिसमें बहुत सारा आपका पैसा खर्च होता है और आप उसके हवाले से अगर अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करते हैं, बेहतर करते हैं और आप मतलब उनको गाइड करते हैं, उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि आपको दूसरे के ऊपर एक तो डिपेंडेंसी नहीं होती। आप की अब हर चीज़ जो है आप खुद बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 की 100% चीज़ें खुद बनाना शुरू कर देते हैं, ये पॉसिबल किसी इवन यूएस तक के लिए नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ इम्पोर्ट करता है। लेकिन जो मेन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो चीन हो गया, यूएस हो गया, हिंदुस्तान हो गया या इस तरह की और कंट्रीज़ हैं, वो खुद इन चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं। उसका ये फ़ायदा है कि उनको दूसरे के ऊपर कम से कम डिफेंस के हवाले से उनके ऊपर वो नहीं करना पड़ता। वैसे तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें क्योंकि खाना-पीना भी आपकी फौज है लेकिन उनको रोटी भी खानी होती है, अब उनको खाना भी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आप खुद करते हैं, तो आपके लिए दुनिया भर में बहुत आसानी हो जाती है और एक चीज़ एक तो अपनी ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टॉप पे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, वो आती है आपकी एक्सपोर्ट्स कि आप उन चीज़ों को एक्सपोर्ट उसका करते हैं और उससे आप फिर एक अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ये कर रहे होते हैं, तो आपको इससे बड़ा फ़ायदा होता है और हाँ, लाज़मी सी बात है कि जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा, तो वो एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। यानी 500 एकड़ के ऊपर अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 10,000 बंदा भी काम करता है और फिर इसके साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज़ जो आपके लिए छोटी-छोटी चीज़ें बना रही होती है, तो हो सकता है कि मिलियन में अगर ना हो, तो शायद लाखों में ज़रूर ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी भी है। एक तरफ तो आपको सेल्फ रिलायंस मिल रही है, दूसरी तरफ आपका डिफेंस के ऊपर जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है वो खत्म हो रही है और इसके साथ-साथ आपके कंट्री के अंदर सबसे जो अच्छी बात है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी सामने लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं कि जी कंपैरिज़न कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिज़न की बात नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर होता है कि अपने हैसियत के मुताबिक आप कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, आप उनको एक्सपेंड करते हैं। मैं फिर बार-बार ज़िक्र करता हूँ कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में भी जाती हैं। लेकिन
میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کر لیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا جائے تو شاید اس کا جو امپیکٹ ہے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، اس سے آپ کی ایکسپورٹس، کیونکہ ایکسپورٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ آلو، پیاز، ٹماٹر، گیو اور یہ اس طرح کی چیزیں صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی چیزیں، یعنی اگر ہم ایک رافیل کی بات کر لیں تو پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر ایک رافیل کی پرائس ہے، اور شاید 100 آف ملین جو ہے وہ F-16 کی پرائس ہے۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے، باہر ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا میں، وہ ایک بات کرتے تھے، مجھے کہتے ہیں فخر دیکھو ہم پورے پاکستان کا نا یعنی جو بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں گندم شندم یہ وہ ایگریکلچر، اس وقت ہماری ایگریکلچر بہتر تھی، میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں 10 سال پہلے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک جہاز ایک فائٹر جیٹ بھیجتے ہیں ہمیں، تو کہتے ہیں ہمارا پورا ایگریکلچر جو بیس ہے وہ ایک طرف، اور ان کا ایک F-16 جو جیٹ ہے اس کی پرائس دوسری طرف۔ میں کہا ہاں، اس نے کہا کہ بھئی ہمیں ٹیکنالوجیز کی طرف آنا پڑے گا، یہ یعنی اس وقت کی بات ہے، لیکن اس وقت کی بھی، اور آج پھر اگر ہم کریں گے کہ ہاں ہمیں بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایگریکلچر کو سائڈ پہ کر دیں، اس کو بھی ٹیکنالوجیز کے ساتھ لنک اپ کیا جائے، یعنی ماڈرن ٹیکنالوجیز کو اگر لایا جائے اس کے اندر تو اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اس سے چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں، اور وہ شاید ہمیں کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اس کا جواب زیادہ تر نام ہے۔ ہمیں مزید بہتر مطلب ایجوکیشن بیس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، پھر ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ نکلیں گے مارکیٹ کے اندر کہ جو ہم ان کو یوٹیلائز کر لیں، ہاں اس چیز سے بچا کر کے، اگر وہ برین ڈرین نہ ہو، وہ امریکہ، کینیڈا، یو کے، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، جاپان یا کسی اور جگہ نہ جائے، ان کو ہم اگر یہاں پہ اچھی اپرچونٹیز پرووائڈ کر لیں، جس طرح امبانی گروپ ہے، اڈانی گروپ ہے، ٹاٹا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید امریکہ، یو کے یا کسی اور جگہ اگر کسی کی جاب ہوگی تو میرے خیال وہ پریفر کرے گا کہ یار مجھے اگر اس طرح کی جگہوں پہ اپرچونٹی ملے گی تو آئی ول جوائن دیٹ۔ کیوں نہیں کوئی کرتا؟ ہر کوئی کرے گا، لیکن آپ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے تو تب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ لگا ہوا کہ یار میں نے بی ایس کر لیا، اب بھاگنے کی کرو ایم فل کے، اس میں ویزا لگواؤ اور نکلو اس پاکستان سے، تو وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر کے وہ لڑکا یا لڑکی وہ وہیں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن میجورٹی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار اب واپس کیا جائے۔ میرے کم از کم میرے کلاس کی جو میڈیا میں ہم پڑھتے تھے 22 لوگ تھے، اس میں سے جو جن کی میرے ساتھ گپ شپ اب بھی ہے، کم از کم 7 سے 8 لوگ ہماری کلاس میں سے آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اور یورپ کے اندر جا کے آباد ہوئے، اور یو کے میں بھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب بھی ان دوستوں سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں یار کیا کریں، دل کرتا بھی ہے، لیکن جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو انسیکیورٹیز ہیں، جو چیزیں ہیں، تو پھر دل نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہاں پہ رہنا شروع کر دو، یہ ٹھیک۔ اپنی فیملیز کو بھی انہوں نے موو کرا دیا وہاں پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے، اور پھر ان پریشانیوں میں لوگ کہتے ہیں یار اس میں کیا الجھاؤ سلجھاؤ کرے، نکلو یہاں سے، اور پھر لوگ نکلتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک ہم روز کوئی نہ کوئی ہمارے پاس اس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی خبریں نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتی ہے جی، کسی نے کرتا پہنا تھا، اس عربک ٹائپ رائٹنگ تھی اس پہ یہ ہو گیا، اچھا پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، حکومت کوئی لے نہیں رہا، اگر لے رہا تو ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب اسمبلی جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ اسمبلی 5 سال پورے۔ تو میں کہنے لگا، میں کہا میاں صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ خدا تو چاہتا ہوگا کہ پوری کرے اور ایک اچھے طریقے سے سسٹم چلے، لیکن جو نہیں چاہتے ان کا نام شاید آپ بھی نہیں لے سکتے کہ وہ نہیں پوری کرنے دیتے۔ تو اب ان انسرٹینٹیز کی وجہ سے یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو کم ملتی ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ میں ضروری نہیں کہ میں نے پھر بات کی کہ ضروری نہیں کہ ہم گولہ اور گولہ بارود کی صرف ہی کریں، بہت ساری چیزیں اور ہیں، لیکن آج ایک دنیا کی ضرورت ہے اور لوگ خریدتے بھی، تو ایکسپورٹ کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن خیر اینی وے، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی اڈانی گروپ کے حوالے سے فرام انڈیا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔